हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत है। मैं मयंक शर्मा। जैसा कि हम अब तक बात कर रहे थे फिजिक्स की बेसिक फंडामेंटल टूल्स की, तो अब तक जो हमने कवर किया था वो जो बेसिक चीज़ें थी फिजिक्स पढ़ने के लिए वो हमने अब तक कवर की थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। ये जो चैप्टर है ये क्लास 11th में आपकी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि 12th में भी करेगा, बीएससी में भी करेगा, जब तक आपके पास फिजिक्स रहेगी। बल्कि ये जो चैप्टर है ये हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत काम आता है। ये जो आप आसपास जितने भी हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि हम मार्केट जाते हैं कोई भी सामान लाते हैं तो वो भी हम किसी न किसी मात्रा में माप के लाते हैं, तो ये चैप्टर उसी के बारे में है। बहुत बेसिक सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इस चैप्टर को हम बहुत ही सरलता से बहुत ही आसानी से कंप्लीट करेंगे और मेरा दावा है कि आपको जरूर समझ में आएगा। लेकिन अगर आप बीच में वीडियो को स्किप कर देंगे, आपका ध्यान हट जाएगा, तो आप कोई इस चैप्टर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी चैप्टर्स को या किसी भी टॉपिक को लास्ट तक देखना जरूरी है। क्योंकि लास्ट के चैप्टर लास्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ ट्रिक्स भी बताऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बताऊंगा, या फिर ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और हमें कैसे कैसे वो अटेम्प्ट करने चाहिए। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि दैनिक जीवन में हमारे ये कहाँ काम आता है। तो जो चैप्टर है उसका नाम है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम इसमें दोनों मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश को साथ साथ लेके चलेंगे। मैं शब्दों के हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा और उन्हें इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो जो बच्चे हिंदी एवं इंग्लिश किसी भी मीडियम से हैं वो इसको देख सकते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ओके। हिंदी में बात करें तो मात्रक एवं मापन, ठीक है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ये भी बात बताता हूं कि जो ये सब्जेक्ट है भौतिकी, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। कि देखिए भौतिकी का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है, बहुत ही प्यारा सा एक चर्चा का बिंदु है कि आखिर में भौतिकी होती क्या है। भौतिकी में क्या होता है, देखिए बच्चों, कि जैसे हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही हैं तो उन घटनाओं को क्या किया वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया। जैसे कि दिन और रात बन रहे हैं, इनको वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया। जैसे सूर्य ग्रहण हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है, और इनको ऑब्जर्व करके कुछ लॉ बनाए और उनको संग्रहित करके कहाँ रख दिया, एक सब्जेक्ट फिजिक्स में। इसलिए आज तक वो जितने भी लॉ हैं वो कहाँ रखे जाते हैं, भौतिकी से संबंधित फिजिक्स में, और जिसे हम फिजिक्स के नाम से पढ़ते आ रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी इसीलिए जागता है क्योंकि हम ये जो आसपास की घटनाएं देख रहे हैं वो इन फिनोमिना से सॉल्व हो जाती है, हमारे समझ में आ जाती है। एक्चुअल में हम जैसे देखते हैं दिन रात बनते हैं, लेकिन हम जब बड़े होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में दिन और रात क्यों बन रहे हैं। जैसे सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण क्यों हो रहा है, तो भौतिकी में क्या होता है, जैसे वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या दिए, लॉज दिए। क्या दिए, लॉज दिए, इसको हम बोलते हैं नियम दिए, ठीक है, जिन्हें हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारा भौतिकी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं मेन चैप्टर की, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। आखिर में यूनिट एंड मेजरमेंट होता क्या है। देखिए क्या होता था कि पुराने टाइम में अगर आप मान के चलिए कि आप कहीं मार्केट जाते हैं और आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि चीनी खरीदनी है, तो आप दुकानदार को जाके कैसे बोलोगे कि चीनी दे दीजिए, तो वो क्या पूछता है कि कितने किलो देनी है, या फिर आप जाके पूछते हैं कि चीनी का माप मतलब चीनी किस भाव से दी है, तो वो यही तो बताता है कि 40 रुपये किलो दी है। तो जो किलो है वो क्या है, उस चीनी का मात्रक है, मतलब वो उसमें मापी जाती है। तो मात्रक क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ अगर किसी में मापनी है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, मात्रक। और मापन क्या होता है कि उसे मापना ही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब देखिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो मेजरमेंट पढ़ना है। कहने का मतलब मापन पढ़ना है कि मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है सर कि ये जो अपनी भौतिक राशियां हैं इनके मात्रक क्या होते हैं। कहने का मतलब यूनिट्स क्या होती हैं या इनकी पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे सीजीएस है, एफपीएस है, एमकेएस है, एसआई है, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है, डायमेंशन देखना है। डायमेंशन का हिंदी अर्थ होता है विमा। क्या देखना है हमें, उसकी डायमेंशन देखना है। ये जो डायमेंशन वाला टॉपिक है ये आपको वेरी वेरी वेरी
मैं बोलूँ इम्पोर्टेंट है, मोस्टली पेपर में आता है। यहाँ तक कि नीट जेई में भी इसका एक क्वेश्चन आता है, जैसे फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, या बात करूँ वर्क की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स मतलब बल की डायमेंशन क्या होगी, वर्क कार्य की डायमेंशन क्या होगी, एनर्जी की डायमेंशन, तो उन सभी के बारे में हम किस टॉपिक में बात करेंगे, बेमा के बारे में। इसके बाद आती है एरर। क्या आती है? एरर, जिसको हम बोलते हैं त्रुटियां। और एक लास्ट टॉपिक है सार्थक अंक। ये चैप्टर का क्या है? फ्लो है। फ्लो का मतलब कि ये टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं। एक्स्ट्रा जो टॉपिक है जो कभी पेपर में नहीं पूछे जाते, तो उनको हम बस एक्सप्लेन करेंगे अगर हमारे काम में आए तो, ठीक है। वैसे मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ। अब बात करते हैं एनसीईआरटी, जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें जो फर्स्ट चैप्टर होता था उसका नाम था भौतिक जगत। वो चैप्टर अब नई एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें सेकंड चैप्टर था ये मात्रा मापन, वो अब फर्स्ट कर दिया गया। क्यों किया? इसका रीजन ये कि भौतिक जगत में क्या साइंटिस्टों के बारे में दे रखा था, कुछ छोटी मोटे फिनोमेना दे रखे थे जो पेपर में पूछे नहीं जाते थे, बस जनरल नॉलेज के लिए पढ़े जाते थे। इसलिए इस चैप्टर को अभी नई एनसीईआरटी से हटा दिया है। इसीलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर मात्रक एवं मापन स्टार्ट किया है। अब मात्रक और मापन में हम स्टार्ट करते हैं भौतिक राशियों से, कि एक्चुअल में भौतिक राशियां होती क्या है। भौतिक राशियां पढ़ने मतलब भौतिक राशियों के टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं राशियां, कि एक्चुअल में राशियां क्या होती हैं, इनको बोलते हैं इंग्लिश में क्वांटिटी, ठीक है। कि राशियां होती क्या है? राशियां होती हैं दो तरह की, ठीक है, दो टाइप की होती हैं। एक होती है भौतिक राशियां, एक होती है अभौतिक राशियां, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? इनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, और इनको नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि ऐसी राशियां या ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में डेफिनेशन लिखूं तो क्या होती है? ऐसी राशियां या ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम माप सकते हैं, ठीक है, या उन्हें हम क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं। उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। इसमें एक छोटी सी परिभाषा में ये भी ऐड कर सकता हूं, ये किसी न किसी भौतिक नियम की क्या करती है? पालना करती है। जैसे कि बल है, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम माप सकते हैं। और ये m×a, मास एंड एक्सीलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण को फॉलो करती है। तो एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? भौतिक राशियां हैं ऐसी राशियां जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके ही विपरीत देखिए इसमें क्या लगा होता है? अभौतिक राशियां। और आ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अगर हम किसी के आगे आ लगे तो मीनिंग होता है उसका नहीं का, ठीक है। ऐसे हम थोड़ी थोड़ी समझते हुए पढ़ेंगे। यहां देखिए क्या है? भौतिक राशि जिन्हें हम माप सकते हो। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चों? कि ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम माप नहीं सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभौतिक राशि। अब बात करते हैं दोनों के एग्जांपल्स की। इसका मैंने एग्जांपल आपको बताया, जैसे देखो दूरी, डिस्टेंस, समय, टाइम, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ऐसे काफी, फोर्स, बल, वर्क, एनर्जी, ठीक है। ऐसे काफी सारे एग्जांपल। इसके एग्जांपल बताइए सर। इसका एग्जांपल मैं बोलूं हैप्पी या हैप्पीनेस, ठीक है, सैडनेस, सॉरो, ठीक है, दुख, तकलीफ, प्यार, लव। ये क्या है? भौतिक, अभौतिक राशि। अभौतिक राशि कैसे है सर? कि कभी हम ये नहीं नाप सकते कि सर आज मुझे 2 किलो दुख हो रहा है या 2 मीटर दुख हो रहा है, ठीक है, कभी नहीं माप सकते। या 2 घंटे दुख हो रहा है। खुशी, इसको भी हम नहीं माप सकते कि सर आज मुझे तो 2 मीटर खुशी हुई है सर, आज मुझे 2 घंटे की खुशी हुई है सर। ये ऐसी राशियां हम माप नहीं सकते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अभौतिक राशियां। जिन्हें हम माप सकते हैं
उन्हें हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। ये बात यहाँ तक आपको समझ में आई या नहीं आई कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम माप सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, और ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम माप सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है, ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम माप नहीं सकते अभौतिक नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये होती है 3 टाइप्स की, और टाइप्स कौन कौन से हैं हम बात करते हैं अभी। आप देखना ये आपके समझ में आया होगा, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं और समझने की पद्धति से भी देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, अब देखिए फिजिक्स में हमें केवल कवर कौन सी करनी है, भौतिक राशियां करनी है। अभौतिक राशियां हम आगे बात नहीं करेंगे, बस यहाँ तक ही समझाने के लिए था, क्योंकि अभौतिक राशियां किस में आती हैं, हमारे साइकोलॉजी में आती हैं, गम हंसी दुख। हमें यहाँ केवल कौन सी बात करनी है, भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमें बात करनी है, भौतिक राशियों के बारे में हमें क्या करनी है, यहाँ पे बात करनी है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं सर? एक होती है मूल राशि, या बात करें मूल राशियां। एक होती है सर व्युत्पन्न राशियां, और एक होती है सर पूरक राशियां। मूल राशियों को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके सर। व्युत्पन्न को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इन्हें पढ़ना क्यों जरूरी है सर? क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर है ये फिजिक्स की एबीसीडियां हैं, इसलिए इन्हें पढ़ना जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटी है, कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब देखिए हिंदी के बजाय अगर हम इंग्लिश पे ध्यान दें तो इंग्लिश से काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि फंडामेंटल्स क्या होता है, डिराइव्ड क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या। अब मैं एक एक राशि के बारे में आपसे बातें करूंगा कि मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, पूरक राशियां क्या होती हैं। मूल देखो जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, कुछ चीजें शब्द से क्लियर हो जाती हैं। फंडामेंटल क्या होता है कि जैसे मान के चलिए हमें कोई दीवार बनानी है और उसमें हम क्या लगाते हैं, ईंट लगाते हैं, तो वो उसका क्या हो गया, फंडामेंटल हो गया कि जिससे उसका निर्माण हो रहा है। या फिर हम ऐसे बात करें कि कोई भी ऐसी छोटी चीज जिससे किसी और का निर्माण हो, वो क्या होती है, हमारे लिए फंडामेंटल्स होती हैं। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी तत्व को या यौगिक को बनने के लिए सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है, परमाणु है। परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। ऐसे ही हमारा परमाणु क्या हुआ, फंडामेंटल हुआ कि ऐसी राशियां जो किसी पर डिपेंड नहीं हो, स्वतंत्र हो, एकदम स्वतंत्र हो, जो किसी पर भी डिपेंड ना हो, उन्हें हम बोलते हैं मूल राशियां, भौतिक राशियां बोलते हैं। एनीवे हटा देता हूं, बात करते हैं मूल राशियों पर। ये देखिए ऐसी राशियां जो किसी अन्य पर आधारित नहीं हो या स्वतंत्र हो, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया सर? उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। अब सर एक्चुअल में बात आती है कि हम राशियां लिखते कैसे हैं, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि राशियां लिखते कैसे हैं। तो मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि पे तो हम बाद में आएंगे। तो देखिए जैसे कि मैं यहाँ आपके सामने लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि ये क्या लिखा हुआ है, 2 किलो। तो आप ये समझ गए कि ये कोई ना कोई क्या है, वजन की मात्रा है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीजें होती हैं, भौतिक राशियों में 2 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? ये क्या है, संख्यात्मक मान है,
और ये क्या है, इसका मात्रक है। इंग्लिश में बात करूं मैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, और ये क्या है, इसकी यूनिट है। ऐसे 2 मीटर हो सकता है, 2 लीटर हो सकता है। तो एक क्या होता है, संख्यात्मक मान होता है, ये क्या हो गया, संख्यात्मक हो गया, और ये क्या हो गया, मात्रक हो गया, इसकी यूनिट हो गई। अब सर ऐसे तो हम कैसे पहचानेंगे, तो कोई ना कोई तो सर इनका वो होना चाहिए। अब देखो न्यूमेरिकल में क्या आ रहा है, एन आ गई, और इसमें क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एन यू से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, एन यू से। एन क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, यू क्या होता है, यूनिट। अब मैं बात करता हूं एन और यू की। चलो एक छोटे सा एग्जांपल हमने यहाँ लिया है, तो इससे भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। मूल राशि की परिभाषा आपने लिख ली होगी। मैं बात करता हूं अब कि राशियां कैसे लिखते हैं, क्या होती हैं। देखिए कि मान के चलिए ये क्या लिखा हुआ है, 2 किलो लिखा हुआ, और 2 किलो को मैं क्या लिख सकता हूं, 2000 ग्राम लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकते हो सर। या फिर अगर मुझे इसे mg में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, देखो 2000 मल्टीप्लाई 1000 mg है, तीनों एक ही चीज। 2 किलो का मतलब ही वही है, 2000 ग्राम का भी मतलब वही है, और 2000 मल्टीप्लाई 1000 mg का भी मतलब वही है। कहने का मतलब मैं इसे देखो n1 u1 लिख सकता हूँ, इसको n1 मान लेता हूँ, इसको u1, इसको n2 u2 लिख सकता हूँ, दोनों बराबर है या नहीं है। तो सर इनमें संबंध क्या होता है, ऐसे मान के चलो a1 v1 बराबर a2 b2, और ये किसके इनमें एक संबंध होता है, a एंटी प्रोपोर्शनल v। तो यहाँ क्या हो जाएगा, n एंटी प्रोपोर्शनल u। इसका मतलब क्या, देखिए सर अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो u की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। u की वैल्यू बढ़ेगी तो n की वैल्यू कम होगी। कैसे सर, देखिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, कम है 2, इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पर 2 है, लेकिन केजी ग्राम से क्या है, ज्यादा है। यहाँ 2000 है, न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है, लेकिन u क्या है, कम है। ये क्या है, किसका साइन है, एंटी प्रोपोर्शनल का साइन है। अगर हम एंटी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आ जाता है सर, एक नियतांक आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। ये हम फिजिक्स में खूब पढ़ेंगे कि अगर हमें प्रोपोर्शनल या एंटी प्रोपोर्शनल साइन हटाना है तो उसके सामने क्या लिखना है, उसके अगर इक्वल टू में लिखना है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। जिन बच्चों को एक समस्या है वो यहाँ देख सकते हैं, देखो 2 चीज होती हैं, प्रोपोर्शनल और एक एंटी प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे। ये व्युत्क्रमानुपाती, पर आज तक आपको इसका एक्चुअल में फिजिकल मीनिंग नहीं पता होगा कि समानुपाती क्या है, अनुक्रमानुपाती। कुछ बच्चों को पता हो सकता है। अब देखो बात करूं मैं समानुपाती का मतलब क्या होता है, कि देखिए a प्रोपोर्शनल b, साइन जो इसका बनता है वो प्रोपोर्शनल का भी ऐसा बनता है, एंटी प्रोपोर्शनल। a प्रोपोर्शनल b, इसका मतलब क्या है सर, कि अगर a का मान बढ़ेगा तो b का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। a का मान कम होगा तो b का भी मान क्या होगा, कम होगा। अच्छा सर ऐसा एग्जांपल मुझे बताइए। देखिए क्या होता है, मैं बात करूं दूरी प्रोपोर्शनल किसके है, समय के है या नहीं। कि मान के चलिए आप कहीं मैरिजोन में जा रहे हो खाना खाने, अगर वो पास है तो कम समय लगेगा, मतलब दूरी कम है तो कम समय लगेगा, और वो दूर है तो फिर ज्यादा समय लगेगा, है या नहीं है। या फिर आपसे किसी जगह की दूरी, जैसे मैं ये बोलता हूँ कि आपसे दिल्ली की दूरी कुछ बच्चों के यहाँ से कम होगी तो उन्हें कम समय लगेगा, कुछ बच्चों के यहाँ से ज्यादा होगी तो ज्यादा समय लगेगा। तो दूरी किसके समानुपाती होती है, समय के समानुपाती होती है। आप पर जितना पैसा होगा उतना खर्च करोगे, जितना कम पैसा होगा उतना कम खर्च करोगे, तो पैसा भी खर्च के कैसा है, समानुपाती है। अब मैं बात करता हूँ व्युत्क्रमानुपाती की। सब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ए एंटी प्रोपोर्शनल बी। कहने का मतलब अगर ए बढ़ेगा तो बी कम होगा, और ए कम होगा तो बी बढ़ेगा। जैसे कि सब देखिए चाल
एंटी प्रोपोर्शनल समय। इसको क्या बोल दूं मैं, स्पीड बोल देता हूं, इसको टाइम बोल देता हूं इंग्लिश में। आप मान के चलिए कहीं जा रहे हो, ये चाल क्या है, स्पीड है। आप 60 की स्पीड से जा रहे हो, आपको 60 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, आपने 80 कर दी, मतलब 4 की स्पीड बढ़ा दी, टाइम कम लगेगा। स्पीड 40 कर दी तो ज्यादा टाइम, मतलब अगर हम बाइक को तेज चला रहे हैं तो हमें कहीं पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। स्पीड कम कर दी बाइक की तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। एंटी प्रोपोर्शनल क्या होता है कि एक चीज बढ़ेगी दूसरी क्या होगी, कम होगी, दूसरी बढ़ेगी पहली क्या होगी, कम होगी। इसमें क्या होगा, दोनों साथ में बढ़ेंगी, साथ में कम होंगी। इसमें एक बढ़ेगी एक घटेगी, एक घटेगी दूसरी बढ़ेगी। ये होता है एंटी प्रोपोर्शनल, ये होता है प्रोपोर्शनल। ऐसे सेम कहानी क्या है एन और यू की, कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट क्या होगी, कम होगी। जैसे देखो केजी से क्या होगी, ग्राम। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी तो ये क्या होगी, यूनिट बढ़ जाएगी। ये होता है प्रोपोर्शनल और एंटी प्रोपोर्शनल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाने में क्या आ जाता है, नियतांक आ जाता है। जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, V समानुपाती I पढ़ा था कि वोल्टेज करंट के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मैं समानुपाती हटाता हूं तो क्या आ जाता है, R आ जाता है, जिसे हम यहां बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस, और हिंदी में क्या बोलते थे, प्रतिरोध। तो ये कब आता है, जब हम इक्वल टू का साइन हटाते। ये बात आई थिंक आपको समझ में आई। अब हम अपने टॉपिक पे लौटते हैं कि मूल राशियां क्या होती हैं, कि वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए, या फिर ये वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, या वे अपने आप स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं मूल राशियां। अब मूल राशियां कितनी होती हैं सर, मूल राशियां होती हैं 7 प्रकार की। वो 7 कौन कौन सी हैं वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक टेबल बनाऊंगा, आपको वो टेबल जरूर बनानी है, क्योंकि वो राशियां ऐसी हैं कि उन्हीं 7 राशियों से जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटी बनी हुई है वो उनसे मिलकर ही बनी होती है, क्योंकि उनको हम बोलते ही फंडामेंटल है। और फंडामेंटल चीज का मतलब क्या हो गया कि उनसे और चीजें बनेंगी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके लाइफ या फिर आपके आसपास से ही हम एग्जाम्पल उठाएंगे, कि हम बोलते हैं कि पृथ्वी के जो 5 तत्व हैं वो क्या है, फंडामेंटल है। जैसे आकाश है, पानी है, वायु है, अग्नि है, हवा है, मिट्टी है। ये जो 5 तत्व होते हैं ये कौन से होते हैं, फंडामेंटल होते हैं। इनसे ही प्रत्येक चीज, आपकी पृथ्वी हो, मानव शरीर हो, प्राणी हो, निर्जीव वस्तु हो, सजीव, सब इनसे ही मिलकर बनी होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल्स को। तो ऐसे ये जो फंडामेंटल्स क्वांटिटी है इनसे ही और सारी क्वांटिटी मिलकर बनी होती है। तो सर वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी हैं, आप जल्दी बताओ। देखिए बच्चों, कभी भी किसी भी क्लास को बीच में छोड़ के जाने का मतलब है कि या तो आपको इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपके समझ में नहीं आ रहा, और आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा तभी। क्योंकि देखिए फिजिक्स थोड़ा सा टफ भी सब्जेक्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप इसमें आगे कुछ नहीं कर सकते। मूल राशियां, प्रतीक और मात्रा, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स। कि उनकी यूनिट्स क्या होती हैं, प्रतीक को मैं बोल सकता हूं साइन, और मूल राशियां क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, ये 7 हमारे वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या की थी, डिसाइड की थी कि हम इन 7 क्वांटिटी को डिसाइड करते हैं, इनसे ही हम सभी जो अन्य राशियां उनको मिलकर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं जो बात करता हूं वो कौन सी हैं, इनमें से कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी आपने देखी भी होंगी। सबसे पहले बात कर देता हूं मैं लंबाई, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लेंथ। कि लंबाई हम किस में मापते हैं, तो आप सबको पता होगा लंबाई का साइन L है, और इसको हम मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, मीटर में। लंबाई हो गई सर। अब देखिए दूसरी बात, दूरी। दूरी किस में मापते हैं सर, इसको किससे लिखते हैं हम इंग्लिश में, डिस्टेंस।
का क्या होगा बताइए सर? दूरी को किस में मापते हैं हम? नहीं सर, तोड़ लीजिए, दूरी और लंबाई तो एक है। द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान, इसको क्या बोलते हैं? मास। ठीक है, इसको किस में लिखते हैं? एम से लिखते हैं। और इसको मापते किस में, मतलब इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं केजी। जैसे कि हम दुकान पे जाते हैं, कोई भी वस्तु में चाहिए, चीनी चाहिए, नमक चाहिए, तो उसको हम किस में मापते हैं? तीसरी जो बात करें हम समय, समय टाइम, किसी का अच्छा चल रहा है, किसी का बुरा चल रहा है, चल सकता है, टाइम सेकेंड्स ऐसे डिनोट करते हैं। आपको पता होगा, कभी भी हम लिखते हैं तो किससे लिखते हैं टाइम को? सेकंड में। आपको नहीं पता तो अब पता कर लीजिए, फिजिक्स में हम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे या जहां भी हम टाइम को काम में लेंगे तो किस में लगेंगे? सेकंड में लिखेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ। ठीक है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम आई से, और इलेक्ट्रिक करंट को हम बताइए किस में मापते हैं? एम्पियर। किस में मापते हैं? एम्पियर। ठीक है, बात करते हैं पांचवी कि सब पांचवी कौन सी है? तापमान, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टेम्परेचर, और इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल टी से। और टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं? केल्विन। अब तक हमने डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, वो भी इसके अन्य मात्रक हैं, लेकिन जो हमें काम में लेने हैं वो सारे मात्रक कौन से हैं? ये आप एक लाइन भी खींच सकते हो, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है, केल्विन है। 6 पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। इसको जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल होता है, मोल। ठीक है, इसको हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं, एम से भी डिनोट कर सकते हैं, और किससे डिनोट कर सकते हैं? क्वांटिटी को। और इधर देखिए, ज्योति तीव्रता, किससे डिनोट करते हैं हम? ज्योति तीव्रता। इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए, प्रदीपन तीव्रता। क्या बोलते हैं? इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ज्योति तीव्रता, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रदीपन तीव्रता। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम आई से ही डिनोट करते हैं। ये दोनों आई आई से होते हैं, पर इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो होता है मात्रक होता है कैंडेला, इसको हम सी डी से। तो ये हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं, जिसको हम लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, मीटर से मापते हैं, द्रव्यमान को मास, किलोग्राम से, समय को टाइम, सेकंड से, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी करंट एम्पियर से, तापमान को केल्विन से, पदार्थ की मात्रा को मोल से, ज्योति तीव्रता को कैंडल। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये एम्पियर है, ये केल्विन है, ये मोल है, ये कैंडेला। एम्पियर को कई लोग शॉर्ट में ए भी लिख सकते हैं, कई किताब में आपको ए भी मिलेगा, एम्पियर भी मिलेगा, दोनों टाइप से लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो 7 हैं, ये मूल राशियां हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे विमा, उसमें क्या होगा, इन सब का यूज होगा। तो ये हमें सभी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं व्युत्पन्न राशियों पर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया या नहीं आया? अब देखिए, दूसरी जो क्वांटिटी है, व्युत्पन्न राशियां हैं, ट्रायल क्वांटिटी हैं, उनकी बात कर लेते
ये मैंने 3 टाइप बताए थे। पहला टाइप हमारा मूल राशि कंप्लीट हो चुका है। दूसरी बात कर लेते हैं हम व्युत्पन्न राशियां, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। तो बच्चों घबराने की बात नहीं है। देखिए ये शब्द ही क्या है, ड्राइव है। फंडामेंटल्स मूल हो गया, ड्राइव मतलब व्युत्पन्न हो गया। जैसा कि आप समझ भी गए होंगे, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि व्युत्पन्न कौन सी होती है, जो दूसरों से मिलकर बनी होती है। व्युत्पन्न मतलब दूसरों से उत्पन्न। अगर हम देखो थोड़ी सी हिंदी आती है तो फिजिक्स भी थोड़ा मतलब हिंदी भी फिजिक्स में हेल्प करती है। व्युत्पन्न मतलब दूसरों से उत्पन्न, इसका मतलब ये है। ड्राइव मतलब दूसरों से ड्राइव नहीं है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी राशि है या ऐसी क्वांटिटी जो मूल राशियों पर या फंडामेंटल क्वांटिटियों पर आधारित होती हैं, या फिर बोले उनसे मिलकर बनी होती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, हम व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। उन्हें व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं या फिर ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। सर एग्जांपल बताइए कि हम कैसे मान लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल अभी मैंने लिखा था, चाल बराबर क्या होता है बताइए। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इंग्लिश में बात करूं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो दूरी क्या होती है, एक तरीके से जैसे कि मैं बात करूं कि मुझे यहाँ से जयपुर जाना है, ये मुझे किसी की लंबाई नापनी है, तो दूरी भी क्या हो गई, एक तरीके से लंबाई हो गई। इसको भी हम किस में माप लेते हैं, मीटर में माप लेते हैं। किलोमीटर भी इसका मात्रक है, लेकिन हमें इसको किस में मापना है, मीटर में। एक्चुअल में क्या मैं इसको लंबाई लिख सकता हूं। तो अब देखिए चाल है वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, भौतिक राशि एक तो लंबाई पर डिपेंड कर रही है, एक समय डिस्टेंस पर और टाइम पर, दोनों पर डिपेंड कर रही है, तभी तो चाल बनेगी। और इसको हम किस में मापते हैं, मीटर में, और इसको किस में मापते हैं, सेकंड में। तो इसका जो यूनिट हुई या इसके जो मात्रक हुआ, इसकी यूनिट क्या हो गई सर, मीटर प्रति सेकंड। ये किस बोलते हैं, बटे को प्रति सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड। ये इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई सर। तो ये इस पर बताइए डिपेंड है या नहीं, ये तो इसकी बात हुई। एक और एग्जांपल बताइए सर। विस्थापन भी आपने पढ़ा नहीं, पर हम फिर भी बता देते हैं, इससे मिलता जुलता ही हमें पढ़ना भी है। वेग, वेग में क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय। इंग्लिश में बात करूं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दोनों में अंतर बताएंगे, बात करेंगे चाल और वेग की, विस्थापन और दूरी की भी। तो इसको क्या बोलते हैं, टाइम। डिस्प्लेसमेंट ये भी क्या है, एक लंबाई है, इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये देखिए चाल और वेग दोनों किस पर डिपेंड कर रही है, मूल राशि पर, फंडामेंटल क्वांटिटियों पर डिपेंड कर रही है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। ऐसी बहुत है सर। एग्जांपल बताना सर, ऊर्जा है, एनर्जी है, वर्क है, कार्य है, ये सभी क्या है, फंडामेंटल्स जो क्वांटिटी है उन पर क्या है, ये डिपेंड है, उनसे मिलकर बनी होती है, तभी तो इनको क्या बोलते हैं, ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं कि व्युत्पन्न राशि कौन सी होती है, कि जो मूल राशि पर डिपेंड करती है उनको व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आई थिंक ये सबको समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं पूरक राशियों की, कि सर पूरक राशियां क्या होती हैं। इंग्लिश में पूरक राशियों को क्या बोलते हैं, पूरक राशियों को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जैसे आप 10th में फेल हो गया या कोई फेल हुआ होगा तो उसको पता होगा इसकी मार्कशीट पे क्या लिखा आता है, सप्लीमेंट्री। और हिंदी में क्या लिखा आता है, पूरक परीक्षाएं।
सर देखो दो तरह की राशि तो हमने पढ़ ली, एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि फंडामेंटल, और एक डायरेक्ट, मतलब ये दोनों तो कंप्लीट हो गई, या तो मूल होंगी या फिर उनसे मिलकर होंगी। फिर ये तीसरी कौन सी आ गई? ये सर तीसरी वो आ गई कौन सी, जो विमाहीन होती हैं। ऐसी भी क्वांटिटी होती है क्या सर? हाँ, विमा आपने पढ़ा नहीं लेकिन आप थोड़ी देर के लिए मान लेना बस। इनको क्या बोलते हैं? विमान। ऐसी राशियां या ऐसी क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन नहीं होती, जिनकी विमान नहीं होती, बात करें एक शब्द में विमाहीन होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पूरक राशियां बोलते हैं। सर ऐसी कौन कौन सी हैं? उन्हें पूरक राशियां कहते हैं। ऐसी कौन कौन सी है सर? ऐसी भी है सर, दो राशियां हैं ऐसी। कौन कौन सी? एक तो है प्लेन एंगल, समतल कोण, सादा नहीं सर, समतल। प्लेन का वो मतलब नहीं है सर प्लेन पराठा या फिर प्लेन पिज्जा, वो नहीं है सर, सादा वाला। कौन सी है? एक है पहली समतल कोण, बात करेंगे इसमें प्लेन एंगल। दूसरा है सर कौन सा? ठोस कोण, इसको बोलते हैं सर सॉलिड एंगल। दो है समतल कोण, एक सॉलिड एंगल, ठोस कोण। बात करें समतल कोण की, समतल मतलब प्लेन, मतलब प्लेन का मतलब क्या होता है? जो 2D में होता है, जिसमें एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। जैसे ये अपना बोर्ड है, इसमें क्या है? एक लंबाई है एक चौड़ाई है। देखिए जैसे मैं बात करूं, ये क्या है? एक अपना वृत्त है, वृत्त के ये क्या है? केंद्र है। इसको क्या बोल सकता हूं मैं? चाप, ठीक है, आर्क। और इसको क्या बोल सकता हूं? त्रिज्या, रेडियस, ओ आर, ठीक है। इसको एल से डिनोट कर लीजिए सर, ठीक है, स्मॉल एल से कर लो सर लेंथ, ठीक है। यहां पर जो देखिए वृत्त के केंद्र पर जो एंगल बनेगा, इसको ही बोलते हैं समतल कोण। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि वृत्त की परिधि पर काटे गए चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण समतल कोण, प्लेन एंगल कहलाता है। अब देखिए कोण का जो फॉर्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। बात करूं इंग्लिश में, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए ये भी लेंथ है, ये भी मीटर में, त्रिज्या भी मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये कैसी है? विमाहीन है। और इसका मैंने ऐसा ही मात्रक आपको पहले ही बताया था, क्या होता है सर? डिग्री नहीं, डिग्री नहीं, तभी तो बेसिक पढ़ाए थे। क्या होता है? रेडियन होता है, ठीक है। और डिग्री से रेडियन भी चेंज करना, उस कोण को मैं ऐसे क्लीन कर देता हूँ। एक मैंने फंडामेंटल्स में पढ़ाया था, डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में, पाई बटे 180 बटे पाई, ये आपको मैंने समझाया था। देखिए ये त्रिज्या। अब मेनली समस्या कहाँ की है बच्चों को, मैंने काफी बार देखा है कि उन्हें परिभाषा बनाने में, सब डेफिनेशन बनाने में बहुत दिक्कत आती है। कोई दिक्कत नहीं, देखो आपको ये पता है वृत्त है, इसकी ये क्या हो गई? परिधि हो गई। इस पर ये क्या काटा है? चाप। तो बस हमने जो जो काम किया बोला कि वृत्त की परिधि पर काटे गए चाप, इसके द्वारा ही क्या बनना है? एंगल बनना है। के द्वारा बनाए गए कोण को वृत्त कहाँ बनता है? वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है? समतल कोण कहलाता है। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। ऐसे ही क्या है? रेडियन, आर्क अपॉन रेडियस। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन कैसे ले लेता हूँ सर कि देखिए
कई बार नेट जी में भी पूछा गया है कि वृत्त की परिधि द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होता है। संपूर्ण परिधि मतलब मैं पूरे चाप को मान के चलूं या फिर ऐसे मान के चलूं मैं कि वृत्त की परिधि पर अगर मैं एक चक्कर पूर्ण करूं, क्या लिखता हूं मैं, यह को समझ में आ गया होगा। मैं बात करता हूं, इसको हटा देता हूं, सप्लीमेंट्री समझ में आ गया होगा। आप देखिए एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा कि वृत्त के एक पूर्ण चक्कर द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण या बनाया गया एंगल क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूं मैं सर, पाई रेडियन, दूसरा π/2 रेडियन, थर्ड 2 पाई रेडियन, फोर्थ 4 पाई रेडियन। बताइए क्या होगा आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर। देखिए ये तो क्या हो गया, वृत्त हो गया, इसके केंद्र पर पूरा बनाएंगे तो देखो यहाँ तक कितना होता है 90, बेसिक इसीलिए हम आते हैं 90, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ 360। अब सर ये तो रेडियन में रखा है, कोई बात नहीं, हमें पता है, बेसिक हमारे क्लियर है। π/2 पाई 3π/2 और 2 पाई। जिन बच्चों ने बेसिक्स की वीडियो नहीं देखी है, बेसिक नहीं पढ़े, उनको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम है। एक बार वो वीडियो जरूर देखना, एक बार समझ में नहीं है 2 बार देखना। बहुत इजी से और बहुत ही आसान तरीके से वो कंसेप्ट बताएं। तो देखिए पूर्ण जो बन रहा है वो कितना बनना है 2 पाई, तो इसको क्या होगा हम टिक कर देंगे 2 पाई। लेकिन तभी कर पाएंगे हम जब हमारे बेसिक क्लियर होंगे, हमें पता होगा कि 360 को भी 2 पाई बोलते हैं, 180 को पाई बोलते हैं। अब जिन बच्चों ने बेसिक क्लियर नहीं किए, डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया, तो उनको समझाने में टाइम लग जाएगा। 360 को क्या बोलेंगे 2 पाई बोलेंगे। तो ये यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है सर, पूरा क्लास ही हमने एक तो बात कर ली समतल कोण की, दूसरी बात कर लेते हैं सर। दूसरी क्या होती है सर, देखो प्लेन क्या होता है 2D द्विविमा। ये विमा वाला बताऊंगा, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय क्या क्या होता है। दूसरी क्या बताई थी मैंने, ठोस कोण, बोले तो सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की क्या ऐसा यूनिट होती है, स्टेरेडियन। ठीक है, होता क्या है, जैसे कि देखो आप इसको हम यहां तो नहीं बना सकते बोर्ड पर, ये क्या है 3D होता है। 3D कैसे, जैसे आप मार्केट कभी गए, तरबूजों का सीजन चल रहा है, तो कभी हम जाते हैं कि सर कि उससे बोलते हैं ये तरबूज मीठा है या नहीं है, तो वो क्या करता है उसमें एक चाकू लगाता है और एक तिकोना सा ऐसा पीस निकाल के दे देता है पूरे तरबूज में से। तो ये जो एंगल बनता है ना, ये जो एंगल बनता है, ये क्या होता है, ठोस कोण, सॉलिड एंगल। आप इमेजिन कर रहे होंगे कि हम तरबूज को लेके आए, उसमें से थोड़ा सा हमने कटवाया तो तिकोना निकलता है, उस कोने पर जो बना कोण होता है उसे बोलते हैं ठोस कोण। जैसे कि मैं कोशिश करता हूं कि ये देखिए एक क्या है, वृत्त नहीं है बच्चों, गोला है, और इसके केंद्र पर क्या है, एक थ्री डी में आप इमेजिन करना, ये क्या हो गया, एक एरिया हो गया। क्या हो गया, एरिया, और ये क्या हो गया आर। इसका होता क्या है सर, देखिए थीटा इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। एरिया क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर, इसमें भी मीटर का स्क्वायर, तो इसकी भी क्या नहीं होगी, विमा नहीं होगी, केवल क्या होती है, एसआई यूनिट होती है। और एसआई यूनिट में यहाँ लिख चुका हूं, बाद में भी लिख देता हूं, स्टेरेडियन होती है सर इसकी। ठीक है सर,
ये समझ में आया कि नहीं? इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। एक इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं, बता दो सर कि अगर ये संपूर्ण केंद्र में माना जाए कि वृत्त के या फिर वृत्त नहीं सर गोले, सॉरी गोले के क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर काटा गया या फिर बनाया गया कोण एंगल का मान क्या होता है? फर्स्ट पाई रेडियन, पाई स्टेरेडियन सर जल्दी जल्दी में गलती नहीं करो सर। 2 पाई स्टेरेडियन, 3 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन, सभी जवाब देने की कोशिश करें कि सर 2 पाई हो सकता है सर केंद्र में बनेगा। अरे 2 पाई नहीं हो सकता, और ऑप्शन भी है, जरूरी थोड़ी है किसी का आंसर 2 पाई होगा। देखिए यहाँ देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गोले के केंद्र पर बन रहा है, तो गोले का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल बटे, तो क्षेत्रफल क्या होता है सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है सर, हमने तो ये पढ़ा है क्षेत्रफल। और त्रिज्या क्या होती है? आर स्क्वायर होती है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कितना बन गया? 4 पाई बन गया। लेकिन ये क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए, क्लास 10th का टॉपिक है, आपने पढ़े हैं गोले हैं, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति आपने पढ़ी है, गोला बेलन त्रिज्या शंकु ये सभी आपने पढ़े, आपको इतना पता होना चाहिए। तो हमारी 3 राशियां कौन कौन सी हो गई? पूरक राशियां हो गई, फंडामेंटल्स हो गई, ड्राइव हो गई, तीनों हो गई। तीनों आपको समझ में आई होंगी। 2 क्वेश्चंस कराए, ये पूछे भी गए। ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं 11th में पूछे जाते हैं, ये कई बार नेट जी में भी पूछ ले जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेमा, उसको तो बिल्कुल छोड़ने की गलती भी मत करना, क्योंकि वो लास्ट तक काम आता है। और कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो केवल बिना बेमा देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। अब लास्ट में मैं आपको ट्रिक्स भी बता के जाऊंगा। इनमें तो कोई ट्रिक है नहीं, इनमें तो हमें सिंपल ही याद करना है कि फंडामेंटल्स क्वांटिटी क्या होती है, वो सातों हमें याद होनी चाहिए। कल हम बात करेंगे इससे थोड़ा आगे की। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही होगी। इंटरेस्टिंग लग रही हो तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें, कमेंट के थ्रू करें, या फिर अपना नंबर भेज दें, हम उस पर कॉल कर लेंगे। इनके साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। ये जो वीडियोस हैं वो हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए बनाई जा रही हैं। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय।